वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, राइट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, राइट। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को आप वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे, राइट। तीसरा ये कि हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया की बात अगर करें तो इनर्शिया की अगर हम बात करें तो इनर्शिया क्या होता है कि किसी बॉडी का हमारा क्या है, एक तरह से नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो उसके अंदर कोई भी चेंज लाना चाहेंगे तो उसका क्या करता है, हमारा अपोज करता है। जैसे अगर वो रेस्ट में है, उसको अगर मोशन में लाना चाहेंगे तो उसका अपोज करेगा। अगर मोशन में है, अगर आप उसको रेस्ट में लाना चाहेंगे तो उसका अपोज करेगा। मान लीजिए कि अगर ये ईस्ट की तरफ चल रहा है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उसको डायरेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उस चीज का क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये क्या है, किसी भी बॉडी की जो है वो नेचुरल यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है हमारा, इट इज द inherent property of the body, inherent property of the body by virtue of which opposes any change in its state. Any change in its state means a state of rest, a state of rest, a state of motion, a state of direction, a state of direction, राइट बच्चों। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुआ, राइट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन एक उठता है कि हाउ टू मेजर द इनर्शिया, हाउ टू मेजर द इनर्शिया, एक क्वेश्चन पैदा हुआ, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेना चाह रहे हैं बच्चों, हालांकि बहुत ये नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं उसको। जैसे एक हाथी है और एक बंदर है, राइट। हाथी को अगर रेस्ट में है, अगर वो मूव करना चाहेगा तो उसको मूव करने में परेशानी होगी। बंदर तुरंत अपने स्टेट को चेंज कर लेगा, राइट बच्चों। अब मान लीजिए कि हाथी दौड़ता जा रहा है और बंदर भी दौड़ रहा है। नाउ यू विल से स्टॉप।
तो क्या होगा, बंदर जल्दी रुक जाएगा लेकिन हाथी रुकेगा, उसको रुकते 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 में टाइम लगेगा बच्चों, है ना। लेकिन बंदर को जैसे बोले फट से रुक जाएगा तुरंत, है ना। यानी तुरंत अपने स्टेट को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। अगर आप कहिएगा बंदर को जंप करने के लिए, तो बंदर जो है वो क्या होगा हमारा, जंप कर लेगा। यानी कहिएगा लेफ्ट जंप करो तो लेफ्ट जंप कर जाएगा, राइट जंप करो राइट। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हाथी को जंप करने के लिए, तो क्या हाथी जंप कर पाएगा? नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बंदर का मांस क्या होता है बच्चों, हमारा कम होता है, और हाथी का मांस क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। तो हाथी का मांस ज्यादा है, इसलिए वो अपने स्टेट को आसानी से चेंज नहीं कर पाता, और बंदर का मांस कम है, इसलिए वो अपने स्टेट को आसानी से चेंज कर लेता है। यानी कहने का सेंस ये, हाथी और बंदर की कहानी में कहने का सेंस ये है कि हाथी का मांस ज्यादा है, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, और बंदर का मास कम है, इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, हमारा कम है। तो नाउ यू कैन से द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो हाउ टू मेजर द इनर्शिया, यानी किस चीज से आप मेजर करेंगे, मास। नाउ यू विल से मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये सब चीजें जो है ये 11th वगैरह के एग्जाम में, ये तो नीट और जेई के लेवल की चीजें नहीं है, बार चीजों को डिस्कस करना है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। तो हम डिस्कस कर ले रहे हैं वन बाय वन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो ये 3 तरह से आपने डिवाइड किया इसको स्टडी करने के लिए। एक आपका क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्ट द थर्ड वन इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बच्चों, कहने का सेंस ये है, अगर इसको वन बाय वन आप स्टडी करते हैं, हम वर्बली स्टडी कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी वो आसानी से अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, इसलिए कि वो क्या है, हमारा रेस्ट में है। रेस्ट में होने की वजह से, बॉडी रेस्ट में होने की वजह से जो वहां पे इनर्शिया वर्क करता है, राइट, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में होने की वजह से, है ना, यहां पे जो इनर्शिया वर्क करे, यानी कि बॉडी अगर मोशन में हो तो चाहता है क्या, कि मोशन में ही रहे, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी जो है हमारा 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, उसको अगर हम डायरेक्शन को अगर हम चेंज करना चाहें, अगर उसका मास ज्यादा है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके इनर्शिया को ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यानी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, वो नहीं चाहती कि उसका डायरेक्शन चेंज हो, वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहती है। तो कहने का सेंस ये है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करते हैं, राइट बच्चों। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, जैसे इस पे लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे बड़ा मशहूर, आप
एक्सपीरियंस किए होंगे, फील किए होंगे कि आपने देखा होगा, हम ऐसे ही जो है वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि जैसे आप बस में बैठे हुए हैं और एकाएक बस जो है वो क्या होता है, हमारा मूव करना शुरू करता है, राइट। एकाएक बस क्या होता है, हमारा मूव करना शुरू करता है। तो कहानी क्या होता है आपके साथ कि आप पीछे की तरफ आपको लगता है कि धक्का मिला, राइट। उसकी वजह यह हुई कि जब आप बैठे हुए थे बस में तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पूरा बॉडी जो है आपका क्या होता है, रेस्ट में रहना चाहता है। लेकिन जैसे बस आपका खुलता है, बस चलना शुरू करता है, आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में होता है और जिसकी वजह से वो मोशन में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है हमारा, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जब जैसे पैर पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे तो आदमी किधर होगा, पीछे की तरफ, राइट। और यही वजह है कि आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है, यानी पीछे की तरफ आप गिरते हैं। ओके बच्चों, दूसरा आप अगर सोचें कि जैसे आप बस चल रही है, ड्राइवर क्या करता है, एक बैक ब्रेक मारता है, तो आप क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। सेम वही कहानी यहां पे भी है। जैसे बस आगे की तरफ मूव करता है, पूरा बॉडी आपका क्या होता है, सॉरी, बस के साथ साथ यानी आप मोशन में होते हैं। कौन से मोशन में, इनर्शिया, वहां पे कौन सा इनर्शिया काम करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी पूरा बॉडी आपका मोशन में ही रहना चाहता है। जैसे ड्राइवर ब्रेक मारता है, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या होता है हमारा, बस के साथ रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे की तरफ ही बढ़ते रहना चाहती है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक वैसे ही कोई बच्चा अगर दौड़ता हुआ आ रहा है और पीछे आप रास्ते में आपने टंगड़ी लगा दिया तो क्या होता है, मुंह के बल गिरता है, राइट बच्चों। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो उसी बस के हिसाब से अगर हम सोचे तो होता क्या है कि जब टर्न आता है तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो आप क्या होता है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से अगर वो स्ट्रेट चल रहा है तो स्ट्रेट में ही रहना चाहता है, लेकिन जैसे गाड़ी टर्न होती है तो लोअर पोर्शन तो आपका टर्न हो जाता है, लेकिन अपर पोर्शन उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या होता है, खिड़की की तरफ आप झुकते हैं, यानी उस डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ओके बच्चों, आइए फिर हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन की बात हम लोग करते हैं। न्यूमेरिकल हम देखते हैं, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन laws of motion, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट ही सेज कि अगर नेट फोर्स हमारा अगर 0 है, जैसे यहां पे अगर रेस्ट में है और ये मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, एफ नेट क्या है हमारा, 0। एफ नेट अगर 0 है तो क्या होगा हमारा, ये रेस्ट में ही रहेगा। और अगर ये मोशन में है ना, तो एफ नेट अगर 0 है तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मोशन में ही रहेगा, समझ गए। यानी एफ नेट 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी जो है v कांस्टेंट हो सकता है या रेस्ट हो सकता है,
यही चीज होता है हमारा। यानी कहने का सेंस एफ नेट जीरो का मतलब क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम इन द सेंस ऑफ द फोर्स। राइट बच्चों, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लें, फाइंड द नेट फोर्स acting on the body, acting on the body। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, आपने क्या किया, एक बॉडी को प्लेस किया यहां पे, या एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, है ना। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, not the net force, find the normal reaction of the body at equilibrium। अगर लिखा हो at equilibrium तो नेट फोर्स हमारा जीरो एक्ट कर रहा है at equilibrium। राइट बच्चों, तो आप देखिए सिंपली मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका मास क्या है, हमारा m है। तो हमने क्या कहा था कि एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे हमारा एक्ट करता है जो परपेंडिकुलर होता है, एंड द वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हमारा जस्ट टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और ये क्या होगा हमारा m इंटू जी। और मैंने आपको बताया था कि एक और फोर्स हमारा एक्ट करता है, यानी ये बॉडी जो है इस पे भी हमारा नॉर्मल फोर्स हमारा एक्ट करता है। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो हम करते क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपको निकालना है कितना फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, पॉइंट मास लेते हैं, समझे कि नहीं। यानी आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉइंट मास। दूसरा, हाउ मच फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, हाउ मच फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। और तीसरा, हम लोग जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, क्या हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इनर्शियल मतलब ग्राउंड से लेते हैं हम लोग, ग्राउंड से देखते हैं चीजें। तो ये जब बॉडी एम पे हमको निकालना है, राइट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा एम है, तो एम को हम क्या लेते हैं, पॉइंट मास। तो इस पे एक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, एक लग रहा है mg, और एक फोर्स हमारा लग रहा है क्या, हमारा नॉर्मल रिएक्शन बच्चों n। राइट, यही लग रहा है हमारा। और क्या है हमारा नेट फोर्स, हमारा क्या है, जीरो, है ना, क्योंकि तो मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो यानी n माइनस
n माइनस एम जी विच इज इक्वल टू क्या हमारा 0 है, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा m इंटू जी के। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया हमारा, वेट के बराबर। इससे हमको कोई बहस नहीं है, क्योंकि ये किस पे, ये फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा, सरफेस पे लग रहा है, यानी जिस पे निकालना है हम उसी पे हम सोचेंगे, उसी पे हम थिंक करेंगे बच्चों, राइट। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में अगर नेट फोर्स हमारा 0 होता है तो इसके स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये हमारा अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी में रहेगा। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट करिए फिलहाल। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा यही बॉडी है, ये हमारा बॉडी ऑफ मास क्या है हमारा m1 है, और ये बॉडी ऑफ मास क्या है हमारा m2 है। आमतौर से हम यहीं से शो कर देते हैं, अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर नहीं बनाना हो तो, है ना। राइट बच्चों, अब आइए अगर देखा जाए तो यहां पे इस बॉडी की वजह से मास हमारा क्या हो रहा है, हमारा एक m1g नीचे एक्ट कर रहा है। ओके बच्चों, दूसरा क्या है हमारा, यहां पे भी क्या है हमारा, एक तरह से देखिए तो m2g हमारा नीचे एक्ट कर रहा है, राइट बच्चों। ये बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, सपोज कीजिए ये n2 कर रहा है हमारा, राइट। तो ये इस पे भी क्या होगा हमारा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, n2, है ना, क्योंकि आपने इस बॉडी का मास m1 लिया है और ये लिया है m2, सॉरी उल्टा कर दिया हम, ये m1 लिया है आपने और ये लिया है m2। फाइनली आप इस चीज को भी देखिए कि ये बॉडी इस पे हमारा, मान लीजिए n2 आपने लिया है, मान लीजिए ये बॉडी हमारा इस पे n1 फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, राइट बच्चों। तो कांटेक्ट फोर्स है, ये बॉडी भी हमारा क्या होगा, इस पे n1 लगाएगा, ओके बच्चों। तो मान लीजिए कि आप फॉर m2 बॉडी अगर आप देखें, फॉर m2, अब देखिए क्या देखते हैं आपका, जो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या, दिस ऑब्जेक्ट इज टेकन एज द पॉइंट मास, राइट। इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है हमारा, n2 लग रहा है, और एक फोर्स इसका किधर लग रहा है हमारा, इस पे, इस बॉडी पे, यानी एक फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। थोड़ा तिरछा हो गया बच्चों किया, ये लग रहा है हमारा m2g और एक फोर्स हमारा लग रहा है n2। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स यानी m2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा m इंटू g के। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, अगर इसके लिए फॉर मास m1, फॉर मास m1, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट कर लेंगे। फॉर मास m1, अब देखिए m1 पे आपका
कितना फोर्स लग रहा है देख लीजिए आप। एक तो एक इसकी बात करें, ये M2G इस पे लग रहा है ना कि M1 पे लग रहा है, इसकी वजह से इस पे एक लग रहा है फोर्स हमारा N2, है ना। और ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है ना कि ये इस पे देखना है कि हमारा कितना फोर्स लग रहा है। चलिए, तो इस पे एक फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या है हमारा, वो है M1G। ओके, और एक फोर्स इसका इस पे एक फोर्स हमारा N1 लग रहा है, एक फोर्स हमारा N1 लग रहा है। और भी कोई फोर्स लग रहा है बच्चों? ये बॉडी इस पे N2 फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी इस पे N2 फोर्स लगा रहा है, और ये किस डायरेक्शन में है हमारा, नीचे की तरफ है। राइट बच्चों, और तो कोई फोर्स हमारा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब ये कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू, एट इक्विलिब्रियम ये क्या करेगा, N1 इन पूरे को बैलेंस कर देगा, यानी N1 इज इक्वल टू N2 प्लस M1 into G. Now this implies the N1 is equal to how much it is? N2 आप निकाल चुके हैं, M2G प्लस M1G, यानी N1 is equal to M1 प्लस M2G। राइट बच्चों, तो ये चीज हो गया हमारा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। Find the tension in a string. Find the tension in a string. ये मास M1 है, राइट बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ये वेट हमारा इधर एक्ट करेगा M1G, और टेंशन क्या हो गया हमारा, T हो गया, जो इसके अपोजिट हमारा एक्ट करेगा, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रिंग, इस तरह से। तो एट इक्विलिब्रियम आप चाहे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो बनाए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस हो गया। आप फ्री बॉडी क्या, इसको पॉइंट मास लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा M1G, और इस पे एक फोर्स हमारा एक्ट करेगा T, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या है हमारा, जीरो, यानी नेट फोर्स यानी T माइनस M1G विच इज इक्वल टू जीरो, यानी T इज इक्वल टू M1G के। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम दिस फोर्स इज बैलेंस पर वेट, यानी T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा M1G। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एक मास हम ये ले लेते हैं M1, दूसरा मास हम ले लेते हैं M2, राइट बच्चों। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा
यहां इस पे जो फोर्स लगेगा क्या हो गया m2g, और यहां पे मान लीजिए इस पे T1 और ये क्या हो गया हमारा T2 हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए इस पे एक और फोर्स हमारा लग रहा है, वो क्या है हमारा m1g। तो अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि इस पे यानी ये m2 है, इस पे एक फोर्स हमारा लग रहा है क्या m2g, और दूसरा फोर्स हमारा लग रहा है क्या T2। यानी नाउ यू कैन से द T2 माइनस m2g इज इक्वल टू क्या है जीरो, चूंकि नेट फोर्स हमारा क्या है जीरो, तभी तो इसी स्टेट में है ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से। यानी T2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा m2 इंटू जी। अब आइए यहां पे देखिए, यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं m1 के लिए तो अब देखिए इस पे दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक क्या लग रहा है हमारा T2 लग रहा है, और एक लग रहा है हमारा m1g, और एक फोर्स जो हमारा लग रहा है इसके अपोजिट T1। तो अब इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इस दोनों फोर्स को क्या करेगा, ये T1 बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू m1g प्लस T2। नाउ दिस इंप्लाइज द T1 इज इक्वल टू m1g और T2 कितना हो जाएगा हमारा m2g। नाउ दिस इंप्लाइज द T1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g के। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए और क्वेश्चन हम लेते हैं फर्स्ट लॉ पे बेस्ड। जैसे एक, और यहां कर देते हैं ऐसे, मास m है ये, राइट, ये इक्विलिब्रियम में है हमारा। तो टेंशन इन स्ट्रिंग आप निकाल सकते हैं। ओके, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड m इंटू जी, राइट। यहां पे हमारा टेंशन इन स्ट्रिंग, मान लीजिए ये T1 हो गया, इसके अंदर टेंशन हमारा क्या हो गया T2 हो गया। तो अब ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो थीटा ही होगा हमारा ये, राइट बच्चों। जैसे अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसा आएगा हमारा, ये इस तरफ आ गया हमारा T1, इस तरफ आ गया हमारा T2, यानी ये हो गया हमारा m इंटू जी। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा होगा। इट ब्रेक्स इन द टू कंपोनेंट, क्या हो जाएगा T cos थीटा
और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा। राइट बच्चों? यानी अब इसकी कहानी खत्म, इसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है। यानी टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा किसका, सॉरी T2, यानी T2 cos theta, T2 cos theta which is equal to what, m into g, and T2 sin theta, T2 sin theta which is equal to what, T1। इस तरह का हमारा दो इक्वेशन आ जाएगा हमारा। ज्यादा ज्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो T2 sin theta by T2 cos theta is equal to T1 by m into g। Now this implies that tan theta which is equal to T1 by mg। ये इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। राइट बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव रीड टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।